हेलो एंड वंस अगेन, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पर कि मैं पीआईक्यू सेशन आज शाम को लेके आने वाला हूं और मैं पीआईक्यू सेशन ले आ गया हूं। और ये पीआईक्यू सेशन किस स्कूल का मैं बता देता हूं। ये एमयू का है जो मैं पीआईक्यू सेशन लेके आया हूं। इसमें भी एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो भी आपके काम आ सकता है। आप वीडियो को एंड तक देखना। ये जो क्वेश्चन है कई बार जामिया में भी पूछे जा चुके हैं, इनमें में से एक दो, और कई स्कूल में भी पूछे जा सके हैं। तो आप लोग अगर क्लास 8 में पढ़ते हो और किसी 9th के एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। ये कौन से पीआईक्यू हैं, कौन से चैप्टर का? चैप्टर 1। ये हमारे चैप्टर 1 जो है की है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उस चैप्टर का पीआईक्यू हो। ओके, एमयू का। और चैप्टर नंबर 1 साइंस का। ये ओनली एमयू के लिए है, एमयू पीरियड्स वाइज चैप्टर है। लेकिन आप कहीं पर भी इन दिनों में से पढ़ते हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको ना कि केवल क्वेश्चन कराया है बल्कि उसके बारे में भी बताया, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। ओके, तो चलिए सर नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके दोस्त भी प्रिपरेशन कर सके। और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही लेक्चर आए आपको फटाक से पता चल जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सभी अपडेट्स देता रहता हूँ। और वहाँ पर आपको डीपीपी सोल्यूशन भी मिल जाएगा और डीपीपी भी मिल जाया करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ द सॉइल इज। तो जो हमारा होता है कि सॉइल को लूज करने को क्या कहते हैं? सॉइल जो हमारे प्रोसेस होती है सॉइल को लूज करने की, उसे क्या कहते हैं? तो बेसिकली मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बताया था कि जो हमारे होते हैं सॉइल वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी होती है और उसको लूज करने को टिलिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिलिंग भी कहते हैं, और इस प्रोसेस को प्लोइंग भी कहते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन दे रखा है। ये पूरा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाइजेस्ट इन। देखो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? मैंने इरिगेशन वाले में आपको बताया था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। मतलब वाटर होल्डिंग मतलब होता क्या है? मिट्टी के अंदर जो होता है वाटर को होल्ड करने को हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, तो वाटर होल्डिंग मतलब होता है कि अगर मिट्टी के अंदर कोई जो मिट्टी है वो अपने अंदर कितना ज़्यादा वाटर को होल्ड करके ऑब्जॉर्व करके रख पाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है क्लेई सॉइल में। अब देखो बेसिकली होता कैसे है। देखो, हमारी जो क्लेई सॉइल होती है काफ़ी ज़्यादा चिकनी होती है। ओके, चिकनी मिट्टी जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये जो हमारी क्लेई सॉइल होती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। बिकॉज क्योंकि इसमें जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है जिससे हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्लेई सॉइल में काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मैंने आपको इरीगेशन वाले में पढ़ाया था, जब मैंने पढ़ाया था इरीगेशन उसमें। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी सोल्यूशन यहाँ पर मैंने दे रखा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पूरी डिटेलिंग में मैंने दे रखी है। अगर मैं आपको पढ़ के या फिर समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैंने आपको ऊपर से सब कुछ बता रखा है और सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने 1 शॉट में। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टेंट ओनली ऑफ रबी क्रॉप। देखो बेसिकली क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा दो, यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा हमारा रबी क्रॉप, ओनली रबी क्रॉप को बोला गया है। ये क्वेश्चन हमारा आया था 2029 और 20 में आया था। ओके, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि इनमें से रबी क्रॉप कौन सा है। मैंने जब आपको बताया था कि हमारे जो होते हैं क्रॉप्स को उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। इन 2 भागों में बांटा गया। और मैंने आपको सही से बिल्कुल अच्छे से बताया था कि किसे रबी क्रॉप कहते हैं और किसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। और वहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। अगर आपने उसको एग्जाम्पल को याद किया है तो आप इसका फटाक से आंसर देंगे। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका आंसर नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यही है करेक्ट ऑप्शन है, वीट एंड मस्ट। देखो बेसिकली क्या है यहाँ पर पार्टी जो है। ओके, पार्टी जो हमारा एक खरीफ क्रॉप है। बट यहाँ पर हमारा जो है मेज़, ये भी हमारा एक खरीफ क्रॉप है। मेज़ और सोयाबीन जो है ये भी हमारा खरीफ क्रॉप, ये हमारा एक खरीफ क्रॉप, एक हमारा खरीफ क्रॉप के आता है, एक रबी क्रॉप के अंदर है। पार्टी एंड वीट। देखो पार्टी हमारा आता है खरीफ क्रॉप के अंदर, लेकिन वीट हमारा आता है एक रबी क्रॉप के अंदर। बट यहाँ पर देखो दिया हुआ है वीट एंड मस्टर्ड।
ये दोनों हमारे हैं, एक सेकंड, ये दोनों हमारे होते हैं एक रबी क्रॉप। ओके, यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रखा है, एक सेकंड, यहाँ पर तीसरे का भी सोल्यूशन दे रखा है मैंने। यहाँ पर रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में दोबारा से यहाँ पर समझाया एग्जाम्पल के साथ। ओके, और ये मैंने आपको डीपीपी में भी समझाया था, और मैंने जब चैप्टर को पढ़ाया था उसमें आपको बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर फिर से वही दे दिया है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट। देखो 2 बार रिपीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक बार और पूछ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि काफ़ी आप लोग कह सकते हैं इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको फटाक से अभी पिछले भी बता दिया है। यहाँ पर सबसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ जाते फटाक से। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा किसमें होती है, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी और आप ध्यान दें या फिर नहीं, सबसे ज़्यादा हमारा किसमें होता है और सबसे कम होता है, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, डैश क्रॉप्स आर यूजुअली सो विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन जुलाई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। देखो क्या कह रहा है, जो हमारे क्रॉप होते हैं उनको जो शुरू में पहली जो रेन हमारी बरसात होती है जुलाई के महीने में, वो साउथ वेस्ट मतलब वेस्ट में, साउथ है और वेस्ट, वो मानसून सीजन में कब बोया जाता है, जो रेन होती है। ओके, तो पानी किसको चाहिए होता है, रबी क्रॉप को या खरीफ क्रॉप को? तो हमें पता है कि हमारी जो खरीफ क्रॉप होती है उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और जुलाई के महीने में ही हमारी बरसात होती है। ओके, जुलाई के महीने में बरसात होती है, इससे हमें कन्फर्म पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर जो को ये खरीफ क्रॉप है इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और साउथ और वेस्ट में जो होता है जुलाई के महीने में बारिश होती है। ये आपको मैंने पढ़ा दिया था। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आपको मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है, जिसे आप पढ़ के आपको पता चल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। देखो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही था, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। यही क्वेश्चन नंबर पहला भी है और यही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो अब बिना टाइम गवाए नहीं करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपको पता है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन दे रखा है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 फिर से यहाँ पर रिपीट कर दिया हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन और भी रिपीट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग। देखो फिर से कर दिया है वही, लेकिन हल्का सा यहाँ पर घुमा के दे दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द सॉयल फॉर इम्प्रूविंग एयर कल्टिवेशन इज कॉल्ड। देखो जब हम सॉयल को लूज करेंगे, ओके, जो अब हम सॉयल को लूज करेंगे तो ऑफकोर्सली एक कॉमन बात है कि जब हम सॉयल को लूज करेंगे तो उसके अंदर से एयर का जो हमारा है आदान प्रदान वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि सॉइल के अंदर जब खोखलापन हो जाएगा, जब उसके अंदर जगह हो जाएगी तो गैस आराम से आ भी जाएगी और जा भी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। और यहाँ पर आपको कॉमन सी बात है, एकदम सेम क्वेश्चन है बट हल्का सा घुमा के दे दिया हुआ है जिससे आप फंस जाओ, बट आपको फंसना नहीं है। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप वैसे भी पता चल जाएगा, और जैसे मैंने आपको बता दिया इसका भी यहाँ पर आप मैंने सोल्यूशन दे रखा है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको वीड्स पढ़ाया था, विंग पढ़ाया था, उसी के अंदर एक बताया था कि वीड्स क्या होते हैं, तो उसके में बताया था मैंने आपको कि 2,4-D। आपको ये याद रख लेना, अगर पूछेगा इसे क्या कहते हैं तो आपको बता देना है ये एक वीडिसाइड है। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2D एसिटिक एसिड इज यूज एज ए। देखो 2 और 4D क्या होता है, हमारा एक एसिडिक था, केमिकल था, जिसको हम रोकने के किसके प्रयोग में लेते हैं, हमारे जो वीड्स होते हैं उनको रोकने के लिए करते हैं। और अगर भूल गए हो, मैंने आपको बताया था कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स मैंने बताया था कि अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ही वीड्स कहते हैं। अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ही वीड्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि 2,4-D किसे कहते हैं, तो देखो ये किसके काम आता है। ओके, एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज ए, तो इसके काम किसके आता है, ये हमारा काम आता है वीड्स को ख़त्म करने के लिए हमारा आता है काम में। ओके, यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। ओके, आप लोग यहाँ पर पढ़ भी लेंगे।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग टर्म एंड कंडीशन यूज ऑफ फर्टिलाइजर। देखो ये मैंने डीपी में सेम क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में भी कराया था। डीपीपी में भी आपको ये सेम क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जिससे आपको पता लग जाएगा। जिसने भी डीपीपी नहीं देखा जाके इस वीडियो को बाद में देख लेना, उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ओके, तो जिसने भी डीपीपी किया है उसको फटाक से पता चल जाएगा। रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, देखो मैंने आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बताया, ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर इसको लंबे समय तक हम करेंगे यूज़, तो ये जो हमारा सॉइल का टेक्सचर और जो हमारा उसके अंदर जो हमारी अच्छाई होती है उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है। ये केमिकल का पूरी तरीके से बना होता है, जबकि हमारा जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म एंड कंडीशन यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। ओके, अब देखो वीड्स तार, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताया है कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप के साथ अपने आप उग जाते हैं, और इसी को हटाने के लिए हम वीडिसाइड्स का उपयोग करते हैं। ओके, तो इसका हो जाएगा अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपने आप हमारे खेतों में उग जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, और ये नेचुरली उगते हैं। जो हमारे होते हैं वीड्स, ये नेचुरली उग जाते हैं। ये भी एक टाइप के प्लांट से होते हैं। कंबाइन आर यूज फॉर, देखो जब मैंने हार्वेस्टिंग आपको पढ़ाया था तभी मैंने बता दिया था कि जो कंबाइन होती है वो किस काम में आती है। तो देखो ऑप्शन नंबर फटाफट देखते हैं। सोइंग द सीड, देखो सोइंग सीड ड्रिल का काम आता है, सीड ड्रिल काम आता है, ना कि कंबाइन काम आता है। हार्वेस्टिंग द क्रॉप, हाँ हार्वेस्टिंग के काम आता है, लेकिन हार्वेस्ट केवल करने में नहीं आता, और भी ये काम करता है। ओके, बोथ हार्वेस्टिंग एंड सोइंग, देखो सोइंग तो ये करता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, सीड ड्रिल का काम होता है सोइंग। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। देखो ये ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कंबाइन होती है ये खुद काटती है, उसके बाद में हमारा जो गेन होता है और बाकी जो खराब चीज़ें होती हैं उनको अलग कर देती है। ओके, तो इसका हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये काटती भी है और उसके बाद में हमारा जो होता है चाफ और गेंद दोनों को अलग भी करती है। ओके, यहाँ पर आप सोल्यूशन भी देख सकते हो, यहाँ पर सोल्यूशन लिखा हुआ है, ए मशीन कॉल्ड कंबाइन यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है, कौन सा ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन आर कॉल्ड। देखो विंटर के सीजन में मैंने आपको जब बताया था कि सीजन के हिसाब से क्रॉप्स को दो भागों में बांटा जाता है, खरीफ और रबी पढ़ाया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा जो हमारा क्रॉप होता है कौन से सीजन में उगता है। ओके, तो अगर आपने उसको सही से ध्यान से पढ़ा होगा और नोट्स भी बनाए होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा कि आप तक, तो हाँ आपने राइट एकदम सही पहचाना कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा रबी क्रॉप। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है रबी क्रॉप, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। यहाँ पर हल्का सा स्पेस रहेगा। ओके, यहाँ पर हल्का सा स्पेस रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन मैंने डीपीपी में भी करा चुका हूँ, और मैंने जब आपको बताया था मैन्योर और फर्टिलाइजर में एक चीज़ होती है एनपीके। एनपीके मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ओके, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तभी मैंने आपको बता दिया था एनपीके, और एन मतलब होता है नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम। ओके, तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो होता है हमारा मेन कंपोनेंट होता है। अगर आपने डीपीपी देखा होगा तो आपको पता चल गया हो। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इज द राइट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर उसका सोल्यूशन दिया हुआ, नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 एज द लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर। देखो जब मैंने आपको बताया था कि फाइबर्स के बारे में हल्का सा लास्ट में बताया था कि फाइबर्स क्या होते हैं और कौन से मौसम में कहाँ पर उगते हैं, तो इंडिया में जो हमारा बोल रहा है कि फाइबर कहाँ पर उगते हैं। ओके, तो इसका देखो कॉटन एंड जूट जो होता है ये हमारे इंडिया के अंदर उगता है। ये मैंने आपको लास्ट में हल्का सा था, ये आपसे हल्का सा मतलब बाहर हो जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कॉटन एंड जूट इंडिया में उगाया जाता है फाइबर क्रॉप की तरह। जो 5 चैप्टर हैं साइंस के अंदर से हटाए गए हैं, तो आपको अलग से वीडियो बताऊंगा कि क्या क्या हटाया गया है, कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर आपको वीडियो ख़त्म करते हैं, बट वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक लास्ट बार बोलना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा। ओके।
तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।